गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे EE 309 स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का चैप्टर 4 सर्किट ब्रेकर, जिसे हिंदी में परिपथ वियोजक कहते हैं। इससे पहले अपन ने फ्यूज़ पढ़ा था। फ्यूज़ का काम था लो वोल्टेज कंडीशन के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कंडीशन में जो फॉल्ट की सिचुएशन बनती है उसके अंदर सर्किट को कट ऑफ करना, ताकि अपने जो भी मेजर इक्विपमेंट है वो किसी भी फॉल्ट से बचे रहें। फ्यूज़ ज़्यादातर घरों में काम में लिए जाते हैं और इंडस्ट्रीज़ में काम में लिए जाते हैं, मगर जब अपने बड़े बड़े पावर सिस्टम में लगे इक्विपमेंट जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर्स, इनकी बात आती है, तब वहाँ पर ये फ्यूज़ अपन को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देते हैं और उसकी जगह अपन को दूसरी चीज़ काम में लेनी पड़ती है जिनकी कैपेसिटी रेटिंग ज़्यादा होती है, जिन्हें सर्किट ब्रेकर कहते हैं। फ्यूज़ के साथ बहुत सारी लिमिटेशंस थी, जैसे फ्यूज़ को एक बार फ्यूज़ टूट जाने के बाद या यूज हो जाने के बाद अपन को उसको रिप्लेस करना पड़ता था। और नया फ्यूज़ लगाने के लिए अपन को सिस्टम को बंद करना पड़ता था। और फ्यूज़ के साथ एक चीज़ और काम में लेनी पड़ती थी, स्विच और फ्यूज़ मिलके ऑन ऑफ और फॉल्ट डिटेक्शन का काम करते थे। मगर जैसे जैसे इंडस्ट्री, जैसे जैसे पावर सिस्टम एडवांस हो रहा है, उसके साथ अपन को जितने भी है सारे काम ऑटोमेटिक हो गए हैं, सारे काम फास्ट हो गए हैं। उनको देखते हुए सर्किट ब्रेकर का आविष्कार हुआ, ताकि जो अपने फॉल्ट डिटेक्शन और फॉल्ट करेक्शन जैसी चीज़ें हैं उसको अपन टाइमली और अच्छे विश्वसनीय ढंग से कर सकें। किसी शक्ति प्रणाली के परिचालन में विद्युत शक्ति प्लांटों, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और अन्य विद्युत उपकरण की विद्युत प्रदाय को नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन में बंद या चालू करना पड़ता है। जब भी फॉल्ट आता है तो अपन को उसको बार बार बंद करना पड़ता है और फॉल्ट जाने के बाद उसको चालू करना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए प्रयोग में किए जाने वाले विभिन्न नियंत्रक नियामक परिपथ को बंद एवं खोलने वाले मुख्य एवं सहायक उपकरण स्विच गियर कहलाते हैं। स्विच गियर का मतलब ही यही है कि सिस्टम को ऑन ऑफ करना और फॉल्ट की कंडीशन में उसको ऑफ करना और किसी मैनुअल तरीके से उनको ऑन और ऑफ करना। ये जितने भी काम आते हैं, जो भी युक्तियाँ इसके अंदर काम में आती हैं, वो स्विच गियर कहलाती है। परिपथ वियोजक एक महत्वपूर्ण स्विच गियर उपकरण है। वस्तुतः विद्युत परिपथ को संयोजित एवं विच्छेदित करने के लिए सरल स्विचों का प्रयोग किया जा सकता है और लघु परिपथ पर परिपथ को विच्छेदित करने के लिए फ्यूज यूनिट का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इनका प्रयोग साधारणतः निम्न वोल्टेज और कम शक्ति वाले परिपथों के लिए ही सीमित है, परंतु उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले परिपथों को सामान्य एवं दोष स्थिति में चालू तथा बंद करने के लिए परिपथ वियोजक आवश्यक है। स्वतः सुरक्षात्मक उपकरण एवं स्विच गियर के अंतर्गत मुख्यकर परिपथ वियोजक व लाइन रिले आती हैं। रिले स्विच गियर का एक और पार्ट है जो कि काम करता है जो भी फॉल्ट आता है उसको डिटेक्ट करने का, और रिले फिर आगे सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर का काम है सर्किट को जोड़ना और सर्किट को तोड़ना। रिले सेंस करके बताता है कि कब इसको तोड़ना है, कब इसको जोड़ना है, या अपन को अगर मैनुअली उसकी मरम्मत करनी है तो अपन मैनुअली सर्किट ब्रेकर को काम में लेते हैं सर्किट को जोड़ने और तोड़ने के लिए। जब किसी परिपथ में विद्युत शक्ति दोष विकसित होता है तो लघु परिपथ धारा, जो कि सामान्य पूर्ण भार धारा की अपेक्षा बहुत उच्च होती है, परिपथ में लगे जनित्र, ट्रांसफार्मर आदि उपकरणों को काफ़ी हानि पहुंचा सकती है। इस स्थिति में परिपथ में लगी रिले अति शीघ्र दोष को विभेद करके उस परिपथ में लगे परिपथ वियोजक को ट्रिप कुंडली परिपथ को बंद करके परिपथ वियोजक को परिचालित कर दोषी भाग को अलग कर देती है। रिले का काम रहता है, रिले के अंदर एक सर्किट लगा होता है, ट्रिप सर्किट। उस ट्रिप सर्किट से जुड़ा होता है ट्रिप कॉइल, जो कि सीधे डायरेक्टली जुड़ा होता है सर्किट ब्रेकर से। जब रिले सेंस करती है कोई फॉल्ट है तो इसके अंदर
ये ट्रिप कॉइल सर्किट क्लोज करके उसके जो सर्किट को ऑफ कर देती है सर्किट ब्रेकर के, और अपना जो सिस्टम है वो फॉल्ट सेक्शन से अलग हो जाता है, कट जाता है और किसी भी हानि से बचा रहता है। अब है बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। परिपथ वियोजक में धारावाहक स्थिर एवं चल संपर्क का इलेक्ट्रोड होता है। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो मूविंग पार्ट और एक नॉन मूविंग पार्ट। संपर्क सामान्य स्थिति में बंद रहते हैं। जब फॉल्ट नहीं होता है तब ये कॉन्टैक्ट्स आपस में चिपके हुए रहते हैं, बंद रहते हैं। परिपथ वियोजक के प्रचलन पर स्थिर एवं चल संपर्क अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही कोई फॉल्ट आता है या सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन किया जाता है तब क्या होता है, ये जो मूविंग पार्ट होता है और नॉन मूविंग पार्ट होता है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सर्किट टूट जाता है और उसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और सर्किट और अपना पावर सिस्टम मेन सप्लाई से कट ऑफ हो जाता है। ये जो सर्किट ब्रेकर है जिसे परिपथ वियोजक कहते हैं, ये दो तरीके से काम होता है। एक तो मैनुअल ऑपरेटेड, जब अपन को कोई आइसोलेटर वगैरह काटना होता है या कोई मरम्मत करनी होती है तब अपन इसको मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं, या दूसरा इसका फंक्शन होता है ऑटोमेटिक। जब कोई फॉल्ट आता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप करता है। ये दोनों प्रकार से काम कर सकता है। स्वतः स्वचालित परिपथ वियोजक को एक ट्रिप कॉइल होती है जो कि परिपथ में रिले से संयोजित रहती है और फॉल्ट की स्थिति में परिपथ वियोजक को परिचालित करके परिपथ का पर्दाय से विच्छेदित कर देती है। अब आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर, परिपथ वियोजक का मूल्य कार्य सिद्धांत। सामान्य स्थिति में स्थिर संपर्क फिक्स्ड कांटेक्ट मूविंग कांटेक्ट परस्पर मिले हुए रहते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। चलायमान संपर्क को स्थिर संपर्कों से हस्त परिचलन या हैंड ऑपरेशन द्वारा भी अलग किया जा सकता है, या विद्युत दोष की स्थिति में लाइन में उच्च धारा प्रवाहित होने के कारण धारा ट्रांसफार्मर के मध्य से ट्रिप रिले को अधिक शक्ति मिलती है, जो कि परिचालित होकर परिपथ वियोजक को ट्रिप करने के लिए स्वतः चलित पद्धति को परिचालित करती है। जैसे ही कोई फॉल्ट आता है तो उसके अंदर रिले सेंस करके ट्रिप कॉइल के अंदर करंट भेजती है और ये ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है। मूविंग कांटेक्ट और फिक्स्ड कांटेक्ट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ट्रिप कुंडली या रिले का अभिकल्पन इस प्रकार से होता है कि सामान्य धारा पर यह परिचालित नहीं होती, परंतु धारा का मान कोई फिक्स करंट की वैल्यू से ज़्यादा होने पर ट्रिप कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं शक्ति बढ़ती है, जो कि रिलीज मैकेनिज्म द्वारा हैंडल को परिचालित करके मूविंग कॉन्टैक्ट को स्थिर संपर्क से पृथक कर देती है और सर्किट ब्रेक कर देती है। इससे धारा प्रवाह इंटरप्ट हो जाता है। अवरोधित होने के कारण संपर्कों के मध्य एक आर्क उत्पन्न होता है। संपर्कों को एक बंद चैम्बर जिसमें विद्युत रोधी माध्यम जैसे गैस या कोई तेल या एयर भरा रहता है में रखा जाता है। यह विद्युत रोधी पदार्थ आर्क को ख़त्म करता है। जब भी सर्किट ब्रेकर के जो दोनों पार्ट हैं, मूविंग पार्ट और फिक्स पार्ट, आपस में अलग किए जाते हैं किसी फॉल्ट कंडीशन के अंदर, तब इनके बीच में एक आर्क उत्पन्न होता है। उस आर्क को हटाने के लिए या उस आर्क को दबाने के लिए ये दोनों कॉन्टैक्ट्स किसी माध्यम में रखे जाते हैं, या तो वो गैस होगा या वो ऑयल होगा या वो एयर होगा, ताकि उस आर्क को ख़त्म किया जा सके। और डायग्राम से समझ में आ रहा है कि इसका ऑपरेशन किस तरह से काम करता है। इसके अंदर एक रिले लगी होती है जिसकी सेकेंडरी कॉइल सप्लाई में लगी होती है और दूसरी प्राइमरी कॉइल ट्रिप कॉइल पे लगी होती है। जब नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा होता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में नॉर्मल करंट फ्लो होता है, जो कि इतना नहीं होता कि ट्रिप कॉइल को ऑपरेट कर सके। बट एबनॉर्मल कंडीशन में सेकेंडरी वाइंडिंग में इतना करंट फ्लो ज़्यादा फ्लो होने लगता है जिससे रिले की ट्रिप कॉइल एक्टिव हो जाती है और उसमें जो मूविंग पार्ट है वो
मूविंग कॉन्टैक्ट को, सर्किट ब्रेकर के मूविंग कॉन्टैक्ट को पीछे खींच लेता है और फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग कर देता है, जिससे सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन करता है और सर्किट ब्रेक कर देता है। इसके साथ एक आर्क उत्पन्न होता है। आर्क फिनोमेना। लघु परिपथ पर होने पर परिपथ के वियोजकों के संपर्क के खुलने से पूर्व इनमें से बहुत अधिक धारा प्रवाह होती है। जब ये संपर्क अलग होना शुरू होते हैं तो उस क्षण संपर्क क्षेत्र बड़ी तीव्रता से घटता है, जिससे संपर्कों के बीच करंट डेंसिटी, धारा घनत्व बढ़ता है और स्थानीय ताप में वृद्धि हो जाती है। उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। इस तापक्रम के कारण संपर्कों के बीच में उपस्थित वायु का या तेल वाष्पित या आयनित हो जाता है। यह आयनित वायु या वाष्प चालक का कार्य करती है तथा संपर्कों के मध्य आर्क उत्पन्न होता है। संपर्कों के मध्य वोल्टेज पात कम होता है तथा आर्क को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। इस प्रक्रिया को आर्क फिनोमेना कहते हैं। जब भी दोनों कॉन्टैक्ट अलग होते हैं, उसके अंदर फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा होता है और वो करंट इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने आसपास जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के जो आसपास जो एयर या गैस है उनको वो आयोनाइज कर देता है। और जैसे ही वो कॉन्टैक्ट अलग होते हैं तो जो आयन होते हैं वो एक पाथ बनाते हैं, जिससे वो फॉल्ट करंट उन आयन्स के थ्रू फ्लो होना चालू हो जाता है और एक आर्क बन जाता है। वो फॉल्ट करंट परसिस्ट करता है, वो ख़त्म नहीं होता। वो तब ख़त्म होगा जब अपन इस आर्क को दबाने में सफल होंगे। जब ये आर्क ख़त्म हो जाएगा तब मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट एक दूसरे से दूर रहेंगे और उनके बीच में कोई किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होगा, ना ही आर्क के रूप में ना ही डायरेक्ट रूप में। अब आता है सवाल कि अपन इस आर्क को कैसे दबा सकते हैं, कैसे कुचल सकते हैं या कैसे हटा सकते हैं। सर्किट ब्रेकर के जब संपर्क खुलते हैं तो संपर्कों के बीच आर्क उत्पन्न होता है, राइट। और हजारों एम्पियर की धारा संपर्कों के मध्य अंतराल के पास हो जाती है, जो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, हीट उत्पन्न करती है। यह ऊष्मा अंतराल के बीच की वायु या तेल को आयोनाइज कर देती है, जिससे संपर्कों के मध्य का प्रतिरोध पहले की अपेक्षा कम हो जाने के कारण संपर्कों के अक्रॉस वोल्टेज पाथ का मान गिर जाता है और आर्क लगातार बना रहता है। यदि इस बढ़ते हुए आर्क को इसी समय रोका न जाए तो यह विस्फोट का कारण बन सकता है। इसलिए इस आर्क को अति शीघ्र कुचलना अत्यंत आवश्यक होता है। संपर्कों के मध्य उत्पन्न आर्क संपर्कों के बीच माध्यम के आयनीकृत कणों, आर्कों की लंबाई तथा आर्क के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर निर्भर करता है। इस आर्क को कुचलने के लिए या तो अपन जो आर्क के चारों तरफ जो आयोनाइज गैस बनी है उसको अपन हटाएं, या अपन उस आर्क की अपन लंबाई बढ़ाएं जिससे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या अपन उसका जो काट क्षेत्र है उसको कम करें ताकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। रो है रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ और ए है एरिया। आर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर अपन लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और अपन एरिया कम करेंगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अपन को उस करंट को जो आर्क के रूप में फ्लो हो रहा है उसको अगर अपन को दबाना है तो अपन को आर्क बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। जिसके लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, हाई रेजिस्टेंस मेथड उच्च प्रतिरोध विधि व लो रेजिस्टेंस मेथड निम्न प्रतिरोध विधि। हाई रेजिस्टेंस मेथड के अंदर क्या होता है, आर्क की उच्च धारा द्वारा ताप उत्पन्न करने से पहले ही संपर्कों के मध्य अंतराल को प्रतिरोध बढ़ा देने से आर्क घट जाता है। इस विधि का प्रयोग प्राय औद्योगिक क्षेत्र में निम्न तथा मध्यम वोल्टेज के वायु एयर सर्किट ब्रेकरों अथवा डीसी सर्किट ब्रेकरों में किया जाता है। सर्किट ब्रेकरों के संपर्क के मध्य अंतराल का प्रतिरोध निम्न विधियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पहला है रिड्यूसिंग आयोनाइज्ड पार्टिकल, आयनीकृत कणों को कम करके। संपर्कों के बीच माध्यम का आयनीकरण पोटेंशियल ग्रेडियंट तथा तापक्रम पर निर्भर करता है, इसलिए संपर्कों के बीच विभव प्रवणता को कम कर तथा आर्क माध्यम को शीतलित करके माध्यम का आयनीकरण
रोका जा सकता है। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं अगर अपन उनको हटा दें आयोनाइज्ड पार्टिकल तो ये आर्क रोका जा सकता है। दूसरा है इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ आर्क। संपर्कों के बीच दूरी बढ़ाकर आर्क घट जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए उसका आर्क घट जाता है। डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आर्क का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र घटा करके पतले संपर्कों थिन कॉन्टैक्ट का प्रयोग करके अथवा उत्पन्न आर्क को छिद्र से गुजरने से आर्क के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को कम किया जा सकता है। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अपना आर्किंग करंट कम होगा या आर्क आराम से दबाया जा सकता है। स्प्लिटिंग द आर्क। संपर्कों के बीच अन्य चालक प्लेटों को प्रवेशित करके आर्क को तितर बितर किया जा सकता है। उसके बीच में अपन कोई दूसरा माध्यम आर्क के बीच में डाल दें तो वो आर्क को तोड़ सकता है। दूसरा मेथड आता है लो रेजिस्टेंस मेथड। यह हाई रेजिस्टेंस मेथड ज़्यादातर हम लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज में काम में लेते हैं और जो डीसी सप्लाई है वहाँ पर काम में लेते हैं। ये ज़्यादा उच्च वोल्टेज के लिए काम में नहीं लिया जाता। उस उच्च वोल्टेज में काम में लेने के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है वो है लो रेजिस्टेंस मेथड, जिसे अपन निम्न प्रतिरोध विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग एसी सर्किट ब्रेकरों में ही संभव है, इन्हें डीसी सर्किट ब्रेकरों में काम में नहीं लिया जा सकता। इसमें आर्क को प्रत्यावर्ती धारा की शून्य स्थिति के पश्चात ही रीस्ट्राइकिंग होने से रोका जाता है। मतलब जैसे एसी करंट होता है वो साइन वेव की तरह फ्लो होता है। पहले वो हाई जाता है, पीक पे जाता है, फिर वो जीरो आता है, फिर नेगेटिव पीक पे जाता है, तो वो साइन वेव की तरह करंट फ्लो होता है। तो इस विधि के अंदर क्या देखा जाता है कि जो एसी करंट है जैसे ही वो जीरो पे पहुंचा उस समय उसको कुचलने की, उस आर्क को दबाने की चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर पॉइंट ऑफ टाइम। और हर आर्किंग फॉल्ट एसी के अंदर एक फुल साइकिल में 2 बार जीरो पे जाता है, तो उसी समय अपन इसको दबा सकते हैं। इसलिए इसे शून्य बिंदु विधि भी कहते हैं। जब अपन शून्य पे करंट आता है तब अपन उसको दबा देते हैं और इसको वापस से रीस्ट्राइक करने से रोक सकते हैं। अगर अपन इसको उस पर नहीं दबाया, उस करंट को वहाँ जीरो नहीं किया, जब वो जीरो हो रहा है नेचुरली, तो फिर वो वापस से नेगेटिव पीक की तरफ बढ़ेगा और वापस से आर्क बनना चालू होगा। इसके अंतर्गत आर्क के स्थान को दाब युक्त वायु या गैस की तेज़ गति से त्वरण द्वारा शीतलित किया जाता है। इस प्रकार संपर्कों के बीच का माध्यम आयनीकृत नहीं हो पाता है और आर्क दब जाता है। इस विधि का प्रयोग प्राय उच्च क्षमता वाले सर्किट ब्रेकरों के लिए किया जाता है। मतलब जैसे ही करंट की वैल्यू नेचुरल जीरो पे पहुंचेगी, जीरो बिंदु पे पहुंचेगी, उसी समय अगर अपन जो आयनीकृत गैस वगैरह मौजूद हुई है अगर अपन उनको हटा दें तो वो आर्क वहीं का वहीं दब जाएगा और वापस नहीं उठेगा और आर्क ख़त्म हो जाएगा। ये मेथड लो रेजिस्टेंस मेथड कहलाता है। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस स्विचिंग। आर्क को रोकने की ये भी एक बहुत सफल विधि है। इसके अंदर जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तथा ट्रांजिएंट दोलन के प्रभाव को कम करने के लिए परिपथ वियोजक के संपर्कों के मध्य एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को प्रतिरोध स्विचिंग कहते हैं। मतलब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोध आर्क के समांतर होता है, अतः आर्क धारा का कुछ मान इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होता है। परिणामस्वरूप आर्क धारा का मान घटता है, करंट कम हो जाता है और आर्क पथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती है, जिससे शंट प्रतिरोध में धारा का मान बढ़ता जाता है और आर्क धारा का मान कम होता जाता है। आर्क धारा के मान में कमी आने पर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज व आरआरवी का मान घटता है। प्रतिरोध परिपथ स्पेयर के द्वारा स्वतः स्विच इन किया जा सकता है। प्रतिरोध स्विचिंग धारितीय धारा या निम्न प्रेरणीय धारा को इंटरप्ट करने में काफ़ी सहायता करता है। रेजिस्टेंस लगाने से जो आर्क है वो बहुत जल्दी
ख़त्म हो जाता है और अपने सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट इजीली रिमूव हो जाते हैं। सर्किट ब्रेकर का एक नियम है कि भाई इसके अंदर एक टर्म होती है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज और एक होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा है तो वो आर्क है वो वापस परसिस्ट करेगा, वापस सिस्टम में बना रहेगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगी? जब अपन उसके आयन हटा लेंगे। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अगर कम हो जाता है, अगर अपन उसके जो आयन्स वगैरह हैं या उसके जो लेंथ वगैरह बढ़ा के अपन उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो अपना आर्क जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगा, आर्क ख़त्म हो जाएगा। इस आर्क को दबाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर अपन इस आर्क को नहीं संभाला और उसको नहीं दबाया तो ये सिस्टम को हानि पहुंचा सकता है, अपना स्पार्किंग हो सकती है, आग लग सकती है और जो सर्किट ब्रेकर है वो भी डैमेज हो सकता है, साथ में पावर सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। मतलब सर्किट ब्रेकर एक बहुत महंगा उपकरण है, इसको बार बार रिप्लेस करना इजी नहीं है। इसलिए अपना फर्स्ट गोल ये होना चाहिए कि अपन एक अच्छा सर्किट ब्रेकर यूज़ करें ताकि अपने जो पावर सिस्टम है उसके अंदर कोई भी हानि ना पहुँचे। इसलिए आर्क एक्सटिंग्विशन बहुत ज़रूरी है।